हेलो एवरीवन। श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था वाइटल साइंस के आगे से हम आज पढ़ेंगे। वाइटल साइंस में कल हमने टेम्परेचर पढ़ लिया था और ओरली टेम्परेचर कैसे चेक किया जाता है वो हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में है रेक्टम टेम्परेचर। रेक्टम का टेम्परेचर कब लेते हैं? जब किसी पेशेंट का ओरली टेम्परेचर हम नहीं ले सकते, जैसे बच्चे हुए, कुछ मेंटली इल पर्सन है, उनका अगर हम टेम्परेचर नहीं ले पाते हैं तो हम क्या करते हैं, रेक्टम से हम टेम्परेचर लेते हैं। ये मलाशय से तापमान का लेना, रेक्टम से टेम्परेचर का लेना। तो रेक्टम से टेम्परेचर लेने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि पेशेंट के प्राइवेसी प्रदान करनी है। सबसे पहले पेशेंट को प्राइवेसी प्रदान करनी है रेक्टम का टेम्परेचर लेने के लिए। तो रेक्टम में टेम्परेचर लेने से ये होता है कि रेक्टम के अंदर ब्लड सप्लाई अच्छे से होती है और कोई बाहरी एयर अंदर नहीं होती है रेक्टम में, इसलिए हम रेक्टम से टेम्परेचर ले सकते हैं। रेक्टम के अंदर ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, इसलिए हम रेक्टम से टेम्परेचर मोस्ट रिएबल मेथड होता है। जो रेक्टम से टेम्परेचर लिया जाता है वो मोस्ट रिलेबल मेथड है। जो टेम्परेचर रेक्टम से लिया जाता है वो विश्वसनीय है, मतलब विश्वास के लिए जो मोस्ट रिएबल मेथड है, ये करेक्ट रीडिंग आती है। और रेक्टम का टेम्परेचर लेने के लिए सबसे पहले जो मेथड है उसका हम यूज करते हैं कि रेक्टम से मेथड ऑफ रेक्टम टेम्परेचर। रेक्टम का टेम्परेचर लेने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे। अच्छे से हाथ धोना, हैंड वॉश मतलब प्रोसीजर करने से पहले क्या करेंगे, हाथ धोएंगे, हैंड वॉश करेंगे। उसके बाद में पेशेंट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन प्रोसीजर को, प्रक्रिया को एक्सप्लेन करेंगे, प्रोसीजर को बताएंगे पेशेंट को कि आपका रेक्टम का टेम्परेचर लेंगे हम। तो ये प्रोसेस अपन पेशेंट को बताएंगे, जिससे क्या पेशेंट अपने साथ में कोऑपरेट करेगा। तो टेम्परेचर लेने से पहले और क्या करेंगे, प्राइवेसी प्रदान करेंगे। प्राइवेसी का मतलब है उसको एकांत जगह पर प्राइवेसी जरूरी है। पेशेंट का रेक्टम का टेम्परेचर लेना है तो प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी एकांत जगह पे जहाँ पे कोई ना हो वहाँ पे उसका टेम्परेचर लेंगे। और जो रेक्टम से टेम्परेचर लेने से पहले जो इंस्ट्रूमेंट है यूज है वो थर्मामीटर यूज करेंगे। रेक्टम का थर्मामीटर, रेक्टम से टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर अलग आता है। तो इसके लिए अपन रेक्टम से टेम्परेचर चेक करने के लिए अपन थर्मामीटर लेंगे और कॉटन लेंगे, वैसलीन लेंगे। वैसलीन थर्मामीटर पे आगे लगाने के लिए वैसलीन यूज होती थी। तो उसमें प्राइवेसी प्रदान करने के बाद में पेशेंट को पोजीशन देंगे। पोजीशन देने के लिए पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड की लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। इस पोजीशन में क्या है, रेक्टम इस साइड की पोजीशन में होती है तो टेम्परेचर लेने में आसानी होती है और करेक्ट रीडिंग आती है। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेंगे पेशेंट की। उसके बाद में पेशेंट्स के बटक्स को, एक बटक्स को ऊपर करके परफेक्ट एरिया में उसके थर्मामीटर को इंसर्ट करेंगे। थर्मामीटर को इंसर्ट करने से पहले थर्मामीटर के आगे वैसलीन लगा देंगे और थर्मामीटर को कम से कम 1.5 इंच 1.5 इंच अडल्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं। और अडल्ट के अंदर 1.5 इंच इंसर्ट करते हैं और अडल्ट के अंदर 1.5 इंचेस इंसर्ट करते हैं। और बच्चे के अंदर इंसर्ट करते हैं 1 इंच करते हैं। बच्चों के अंदर 1 इंच तक थर्मामीटर को इंसर्ट करते हैं।
इंसर्ट करने के बाद में कम से कम 1 मिनट तक, कितना रखेंगे, 1 मिनट तक, 1 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद में रीडिंग आने के बाद में थर्मामीटर को क्लीन करेंगे, थर्मामीटर को क्लीन करके रीडिंग को रिकॉर्ड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं अपन। और रेक्टम का टेम्परेचर हम किस किस पेशेंटों में नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते अपन जिनको लूज मोशन हो रहा हो, लूज मोशन हो रहा हो, है ना, लूज मोशन हो रहा हो, मतलब डायरिया हो रहा हो, लूज मोशन हो रहा हो, उन पेशेंटों का रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है। उसके बाद में जिनकी रेक्टल सर्जरी हो चुकी हो, जिनके पाइल्स हो, इन पेशेंटों का अपन को रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है। जिनके रेक्टम में सर्जरी हो चुकी हो, जिनके पाइल्स हो, जिनको डायरिया हो रहा हो, रेक्टम में कोई इंजरी हो, तो उन पेशेंटों का टेम्परेचर, रेक्टम से टेम्परेचर नहीं लेना है। और अपन हार्ट पेशेंट, जो हार्ट डिजीज वाले पेशेंट है, उनको भी अपन रेक्टम टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है तो वेगस नर्व होती है, वो स्टिमुलेट होने से हार्ट रेट बढ़ सकती है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए अपन को इन पेशेंटों के अंदर रेक्टम से टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। और दूसरा टेम्परेचर अपन को, दूसरी टेम्परेचर है, अब तो एक हो गया रेक्टम से, अब है एक्जिला से टेम्परेचर। अगर एक्जिला से टेम्परेचर लेना है तो एक्जिला से टेम्परेचर लेने के लिए क्या करेंगे, एक्जिला से टेम्परेचर लेने के लिए, एक्जिला से टेम्परेचर, एक्जिला मतलब, एक्जिला मगर बगल से टेम्परेचर लेना, बगल से टेम्परेचर लेना, एक्जिला मतलब बगल से टेम्परेचर लेना, एक्जिला से टेम्परेचर। एक्जिला से टेम्परेचर उन पेशेंटों का लिया जाता है जिनका ओरली भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है और रेक्टम भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब वो जिनका ओरली टेम्परेचर हम नहीं ले सकते और जिनका अपन ओरली टेम्परेचर नहीं ले सकते और रेक्टम से भी टेम्परेचर नहीं ले सकते। तो सबसे सेफ जो मेथड है वो है एक्जिला का मेथड, यानी बगल से टेम्परेचर लेना। बगल से टेम्परेचर लेने के लिए हम मोस्टली बच्चों में यूज़ करते हैं, एडल्ट में यूज़ करते हैं। तो हम बच्चों के अंदर, और बहुत ही कम चांस में बगल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि जिनमें अगर किसी के एक्जिला में इंजरी है, सर्जरी हो चुकी है, तो उन पेशेंटों का नहीं लेते, बाकी सबका एक्जिला से अपन टेम्परेचर ले सकते हैं। तो इसमें भी सेम मेथड होता है, उसी की तरह वही थर्मामीटर अपन यूज कर सकते हैं बगल से एक्जिला से लेने के लिए। सबसे पहले पे क्या करेंगे, इसमें भी मेथड के अंदर सबसे पहले हैंड वॉश कराएंगे, हैंड वॉश, इस मेथड में भी सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे। उसके बाद में हैंड वॉश करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर, और एक्जिला को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, सूखा रखेंगे एक्जिला को। अगर कुछ गीला हो गया है तो एक्जिला को क्या कर देंगे, सुखा देंगे। उसके लिए अपन टॉवल वगैरह यूज कर सकते हैं। क्लीन करके फिर एक्जिला के अंदर अपन क्या करेंगे, थर्मामीटर को यहाँ इंसर्ट कर देंगे, जो कि यहाँ पे इंसर्ट होगा, और कम से कम 3 मिनट तक, 3 मिनट तक रखते हैं, 3 से 5 मिनट तक रख सकते हैं। तो 3 मिनट तक, मोस्टली 3 मिनट तक इसको रखा जाता है। उसके बाद में अपन हैंड वॉश वापस करके रीडिंग को पेशेंट को बता देंगे। तो ये मेथड हो गए एक्जिला से टेम्परेचर ज्ञात करना, रेक्टम से ज्ञात करना। उसके बाद में तो एक्जिला से जो टेम्परेचर दिया जाता है, तो सबसे पहले ओरल टेम्परेचर होता है 97.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ये होता है अपना ओरल टेम्परेचर। जो अपन ओरल से लेते हैं, माउथ से जो टेम्परेचर लेते हैं, वो होता है 98.6 होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। और एक्जिला से अपन टेम्परेचर लेता है, तो एक्जिला का जो टेम्परेचर होता है वो एक टेम्परेचर कम होता है, तो इसका हो जाएगा 97.6 फ़ारेनहाइट और 36.5 डिग्री सेल्सियस, लगभग 36.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या 4 डिग्री सेल्सियस। और रेक्टम से लेंगे अपन टेम्परेचर, रेक्टम से अगर टेम्परेचर लेंगे तो एक ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे 99.6 फ़ारेनहाइट और 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर डिग्री में सेल्सियस में है तो हाफ कम हो जाता है, और अगर ओरली फ़ारेनहाइट में है तो 99.6 हो जाएगा, मतलब एक ज़्यादा होता है। रेक्टम में एक प्लस हो जाता है,
अगर रेक्टम से टेम्परेचर ले रहे हैं तो हमें नॉर्मल ज्ञात करने के लिए एक कम करना होता है, यानी ओरल का एक प्लस होता है और एक्जिला का एक माइनस होता है, यानी अगर एक्जिला का टेम्परेचर ये 97.6 आ रहा है तो मतलब ये 98.6 है, मतलब उसमें एक प्लस करके बताना रहता है, रीडिंग लिखनी होती है। और एक रेक्टम का टेम्परेचर एक प्लस में आता है और ये एक माइनस में आता है, ठीक है। और अगर सेल्सियस में है तो वो सेल्सियस में है तो हाफ का डिफरेंस रहेगा, हाफ कम होगा और ये हाफ ज़्यादा होगा। तो ये मोस्टली अपन को ध्यान रखना होता है। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं पायरेक्सिया, टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोपायरेक्सिया बोल सकते हैं, हाइपोथर्मिया बोल सकते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अभी बताया था मैंने 98.6 और 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6। अगर हाइपोपायरेक्सिया, 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 हाइपोपायरेक्सिया मतलब टेम्परेचर का कम हो जाना, हाइपोपायरेक्सिया मतलब होता है टेम्परेचर का कम हो जाना। तो हाइपोपायरेक्सिया में टेम्परेचर कितना हो जाता है, हाइपोपायरेक्सिया में टेम्परेचर होता है 95 से 97 डिग्री सेल्सियस। और हाइपोपायरेक्सिया और पायरेक्सिया, पायरेक्सिया के अंदर हो जाता है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये पायरेक्सिया के अंदर हो जाएगा। मतलब फीवर की कंडीशन को अपन इसको फीवर भी बोल सकते हैं, पायरेक्सिया को फीवर भी बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या होती है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और उसके बाद में पायरेक्सिया के बाद में आता है लो पायरेक्सिया, इसको अपन लो पायरेक्सिया भी बोल सकते हैं, ये लो पायरेक्सिया मतलब लो फीवर है। उसके बाद में मॉडरेट पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया में क्या होता है, टेम्परेचर 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। मॉडरेट पायरेक्सिया में 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। और उसके बाद में मॉडरेट पायरेक्सिया के बाद में सीवियर या हाई पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया के अंदर क्या हो जाता है, टेम्परेचर कैसा हो जाता है 103 से 105, 103 डिग्री से 105 डिग्री, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री से 105 डिग्री तक हो जाता है। इसको हाई पायरेक्सिया बोल सकते हैं। और हाइपरथर्मिया एक होती है, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया और एक होता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया, इसके अंदर क्या हो जाता है, जब टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया कहते हैं। और जब डिग्री 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपोथर्मिया, और इसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। जब डिग्री टेम्परेचर कितना हो जाए, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। और हाइपोथर्मिया 95 डिग्री से कम हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपोथर्मिया। अब है पल्स, दूसरा टॉपिक है आज का पल्स। पल्स का मतलब होता है नब्ज, नब्ज एंड नाड़ी। पल्स का मतलब होता है नब्ज एंड नाड़ी, नब्ज एंड नाड़ी, नब्ज एंड नाड़ी, नब्ज एंड नाड़ी। तो पल्स की डेफिनेशन नब्ज एंड नाड़ी, जब पल्स किसे कहते हैं, जब अल्टरनेट फॉल एंड राइज ऑफ द आर्टरी, आर्टरी का फॉल एंड राइज होना, यानी फैलाव और रिकॉल होना या फॉल एंड राइज होना ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज नॉन एज पल्स। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण
क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, ये एक अपना हार्ट है, हार्ट होता है, इसके अंदर ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स का, तो अपने आर्टरी, ये होती है आर्टरी, आर्टरी के अंदर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ये होती है आर्टरी, आर्टरी के अंदर, आर्टरी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, एक्सपेंशन, यानी आर्टरी का फैलाव होता है, आर्टरी का फैलना, आर्टरी का फैलना यानी आर्टरी का फैलाव, एक्सपेंशन होता है, यानी एक्सपेंशन होता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, यानी जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने पे तो क्या होता है, आर्टरी का फैलाव होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण होता है रिकॉल, तो इसके कारण होता है रिकॉल, रिकॉल, रिकॉल का मतलब हो गया उसका रिलैक्स होना, मतलब रिलैक्स में कौन संकुचन होता है, यानी आर्टरी के अंदर क्या होगा, आर्टरी के अंदर क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा, संकुचन, संकुचन हो जाएगा, आर्टरी के अंदर क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पल्स। जब हार्ट, जब क्या होता है, पंपिंग एक्शन के कारण धमनियों में होने वाले फैलाव और संकुचन को क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। पंपिंग एक्शन के कारण, पंपिंग एक्शन के कारण आर्टरी में फैलाव व संकुचन, संकुचन, संकुचन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं या नाड़ी कहते हैं। तो आर्टरी को क्या कहते हैं, नाड़ी कहते हैं या पल्स कहते हैं, नाड़ी कहते हैं। अब नाड़ी की अलग अलग साइड होती है, पल्स की अलग अलग साइड होती है, जिसको अपन कर सकते हैं। नॉर्मल पल्स कितनी होती है, अडल्ट के अंदर नॉर्मल पल्स होती है, अडल्ट के अंदर नॉर्मल पल्स होती है 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट। और ये नॉर्मल 60 से लेकर, 60 से लेकर कितनी होती है, 100 तक, 100 बीट पर मिनट तक नॉर्मल मानी जाती है, 100 बीट पर मिनट तक नॉर्मल मानी जाती है। अभी मैं आपको साइड्स बताता हूँ कि कौन कौन सी साइड्स हो सकती है। साइड्स के अंदर, आपको साइड्स के अंदर बताता हूँ। सबसे पहले जो कॉमन साइड्स होती है वो होती है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी मतलब जो यहाँ की कैरोटिड आर्टरी है, ये कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है, ये होती है कैरोटिड आर्टरी, जो कि गर्दन के पास में होती है, दो अंगुलियों से अपन फील कर सकते हैं, ये कैरोटिड आर्टरी होती है। इसके अंदर एक टेम्पोरल आर्टरी लिखना भूल गए शायद, यहाँ पे एक टेम्पोरल आर्टरी भी होती है, तो ये टेम्पोरल आर्टरी। उसके बाद में ये एक ब्रेकियल आर्टरी, हाँ, इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये टेम्पोरल आर्टरी, और तो ये होती है टेम्पोरल आर्टरी, जो क्या है यहाँ पे, ये टेम्पोरल आर्टरी होती है, जो अपन देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे होती है, जस्ट माइंड के यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी। और कैरोटिड आर्टरी होती है अपने गर्दन के यहाँ पे, तो यहाँ से अपन आर्टरी को फील कर सकते हैं, पल्स को फील कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है ब्रेकियल पल्स, तीसरी होती है ब्रेकियल पल्स, यानी जब बीपी के अपन मेजर करते हैं उस टाइम अपन यहाँ ब्रेकियल पल्स, ये होती है ब्रेकियल पल्स, से अपन मेजर कर सकते हैं। और होती है एक एपिकल पल्स, जब अपना हार्ट होता है, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे यहाँ पे एपिकल पल्स होती है, तो ये एपिकल पल्स सुनाई देती है। उसके बाद में ये अंगूठे की साइड में, अंगूठे की साइड में होती है रेडियल पल्स, ये होती है अपनी रेडियल पल्स, इसके द्वारा हम पल्स को, रेडियल पल्स भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस साइड में अल्नार पल्स भी होती है, तो अल्नार पल्स मोस्टली बहुत कम देखी जाती है। और ये होती है फीमोरल पल्स, ये फीमोरल पल्स, ये फीमर बोन के पास में है, इसलिए इसका फीमर बोन, फीमोरल पल्स नाम पड़ा। ये रेडियल बोन के पास में है, इसलिए रेडियल
और ये ब्रेकिया है इसलिए ब्रेकियल। इसके बाद में ये होती है पॉप्लिएटल पेन, ये अपने नी होता है, नी के पीछे की साइड में एक पॉप्टियल पेन होती है, उसके द्वारा भी हम पॉप्टियल आर्टरी, इसके द्वारा भी पल्स फील कर सकते हैं। उसके बाद में पोस्टीरियर टिबियल, ये टखने के पास में पोस्टीरियर टिबियल होती है, ये पल्स की साइड्स है। और एक डोर्सल पेडिस होती है अपने यहाँ पे, डोर्सल पेडिस या पेडल, जो पेडल होती है। तो ये मोस्ट कॉमन 9 साइड होती है। फर्स्ट है टेम्पोरल, सेकंड है कैरोटिड, थर्ड है एपिकल, फोर्थ है ब्रेकियल, फिफ्थ है रेडियल, सिक्स है फिमोरल, सेवन है पॉप्टिडियल, एट है पोस्टीरियर टिबियल और 9 नंबर की है पेडियल और डोर्सल पेडिस, इस नाम से जानी जाती है। तो ये मोस्ट कॉमन कितनी पल्स की जो टेकिंग साइड होती है वो 9 साइड होती है, जो टेम्पोरल, कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल, एपिकल के द्वारा हम पल्स को मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कितनी पल्स है कितनी नहीं है। तो उसके बाद में अपन देखते हैं, वापिस उसी पे आ जाते हैं स्लाइड पे। उसके बाद में अपन देखते हैं करेक्टर। करेक्टर मतलब पल्स की विशेषताएं। करेक्टर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, पल्स की विशेषताएं। पल्स की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो फर्स्ट है पल्स की वॉल्यूम। वॉल्यूम्स मतलब, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन, जो ब्लड वॉल्यूम क्या होता है? आयतन होता है। जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रवाह कर रहा है, जो आर्टरी के अंदर ब्लड की मात्रा होती है, जो आर्टरी के अंदर धमनी, आर्टरी को बोलते हैं धमनी, धमनी के अंदर रक्त की मात्रा, ब्लड की मात्रा है ना, ब्लड की मात्रा कितनी है, ब्लड कितना है, तो ब्लड कितना है आर्टरी के अंदर, आर्टरी के अंदर ब्लड कितना है, तो वो क्या कहता है? वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम क्या होता है? जो ब्लड के अंदर, आर्टरी के अंदर कितना ब्लड है, तो वो वॉल्यूम कहलाता है। तो इसके अंदर वीक पल्स, इसके अंदर आएगा वीक पल्स, वीक पल्स, वीक पल्स, वीक पल्स उसके अंदर होती है जब ये वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ये वीक पल्स आता है। तो वीक पल्स आती है, रक्त का आयतन अगर कम हो जाए, ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो जाए, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, तो वीक पल्स, वीक पल्स सुनाई देती है, वीक पल्स सुनाई देती है, इसको वीक पल्स बोल सकते हैं। उसके बाद में एक होता है वीक पल्स और बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स, अगर ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं बाउंडिंग पल्स। जब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं बाउंडिंग पल्स, यानी पल्स का बाउंडिंग पल्स। जब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो उसको बाउंडिंग पल्स बोलते हैं, जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए तो उसको वीक पल्स बोलते हैं। और वॉल्यूम क्या किसे बोलते हैं? जो आर्टरी में जो ब्लड बह रहा है उसका प्रवाह कितना है, कितना ब्लड है, तो उसको वॉल्यूम बोलते हैं। ये लगभग 70 ml के करीब होता है ना। इसके बाद में है रिदम। तो इसके बाद में है रिदम। रिदम क्या होती है? रिदम का मतलब होता है लय। रिदम, रिदम, रिदम का मतलब होता है लय, लय। तो रिदम का मतलब होता है लय। तो क्या होता है? धड़कन के लय, नब्ज नियमित रूप से एक समय में क्या होती है, एक समय में, एक समय में एक लय में रहती है, तो वो रिदम होती है। एबनॉर्मल रिदम हो सकती है, रिदम नॉर्मल हो सकती है। तो ये एक समय में अधिक समय लग जाए, यानी एक नॉर्मल समय में ये धड़कता है, एक नॉर्मल टाइम लेता है, ये एक नॉर्मल टाइम में होती है। इसके अंदर क्या होता है? जैसे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी,
PQRSTU, ये ऐसे रिदम बनती है। तो ये रिदम एक नॉर्मल टाइम में जो रिदम होती है तो उसको वो नॉर्मल टाइम में एक हार्ट बीट करता है, नॉर्मल टाइम लेता है, तो ये होती है रिदम। अगर ये टाइम ज़्यादा हो जाए तो एबनॉर्मल रिदम हो सकती है, कम हो जाए तो एबनॉर्मल रिदम हो सकती है। टाइम के अंदर जो चेंजेस आ जाता है रिदम में तो वो नॉर्मल और एबनॉर्मल रिदम हो सकती है। तो इसके अंदर जैसे साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ट्रेकिकार्डिया, आर्टरी फिब्रिलेशंस ये देखने को मिलते हैं। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया में क्या हो जाएगा, तो पल्स रेट क्या हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया में क्या हो जाएगी, पल्स रेट कम हो जाएगी। पल्स रेट क्या हो जाएगी, पल्स रेट कम हो जाएगी, तो वो एबनॉर्मल रिदम आ जाएगी। या फिर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में क्या हो जाता है कि PQRS तो ये बनते हैं लेकिन P वेव में ऐसे फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन बोल सकते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में अंदर क्या है, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ऐसा देखने को ECG मिलती है। तो ये ECG को मैं अगर डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, तो ये कुछ एबनॉर्मल रिदम क्या होती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, टाइम कम लगने से ज़्यादा लगने से रिदम में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। उसके बाद में है रेट, उसके बाद में है रेट। रेट का मतलब होता है दर, जो 1 मिनट में कितनी बार पल्स बीट करती है वो क्या करती है, रेट कहलाती है। तो नॉर्मल जो रेट होती है अडल्ट के अंदर 100 से लेके 60 से लेके 100 बीट पर मिनट क्या होती है, बीट पर मिनट क्या होती है, नॉर्मल रेट होती है। तो ये रेट अगर बढ़ जाए तो उसको टेकिकार्डिया कहते हैं, अगर कम हो जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो बढ़ने को क्या कहते हैं, टेकिकार्डिया कार्डिया। जब जब पल्स रेट 100 से ज़्यादा हो तो क्या होता है, जब पल्स रेट 100 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो सकता है, टेकिकार्डिया। जब पल्स रेट ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहते हैं टेकिकार्डिया। और एक होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब पल्स रेट का क्या हो जाना, 60 से कम हो जाना, रेट का 60 से कम हो जाना क्या कहलाता है, ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। तो पल्स रेट का ज़्यादा हो जाना टेकिकार्डिया कहलाता है, पल्स रेट का बढ़ जाना क्या कहलाता है, ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। तो ये रेट भी अलग अलग होती है, न्यूबॉर्न की अलग, न्यूबॉर्न में अलग होती है, अडल्ट में अलग होती है। न्यूबॉर्न के अंदर, न्यूबॉर्न जब बच्चा जन्म होता है तो रेट ज़्यादा होती है। तो ये रेट 120 से 160 बीट पर मिनट तक नॉर्मल होती है। जब न्यूबॉर्न होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो 120 से 160 बीट पर मिनट तक नॉर्मल होती है। लेकिन इन्फेंट के अंदर, इन्फेंट के अंदर ये 110 से 140 तक हो सकती है ना, 110 से 140 या 120 तक बीट पर मिनट तक नॉर्मल होती है। उसके बाद में चाइल्ड बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर 90 से 100 तक बीट पर मिनट होती है। उसके बाद में अडल्ट के अंदर 60 से 100 तक नॉर्मल होती है, बीट पर मिनट होती है। और ओल्ड एज में थोड़ी कम हो जाती है, तो 60 से लेकर 80 तक नॉर्मल होती है। तो ऐसे एज के अकॉर्डिंग क्या होती है, हार्ट रेट ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, एज कम होती जाती है। तो इन्फेंट के अंदर हार्ट रेट देखो 120 से 160 है, तो इसके अंदर हम बच्चों के अंदर टेकिकार्डिया थोड़ी बोल सकते हैं, ये नॉर्मल रेट है ना, बच्चों के अंदर क्या है, ये नॉर्मल रेट है। लेकिन इस रेट से ज़्यादा हो जाए तो ट्रेकिकार्डिया है, इस रेट से कम हो तो ब्रेडिकार्डिया है। तो इन्फेंट के अंदर 110 से 120 लगभग नॉर्मल होती है, चाइल्ड के अंदर 90 से 100 तक नॉर्मल होती है, अडल्ट के अंदर 60 से 100 तक नॉर्मल होती है, और ओल्ड एज में 60 से 80 तक नॉर्मल मानी जाती है। इससे कम हो जाता है ब्रेडिकार्डिया, ज़्यादा हो जाता है टेकिकार्डिया माना जाता है। उसके बाद में इसमें प्रभावित करने वाले कारक, पल्स को अफेक्ट करने वाले कारक, पल्स को अफेक्ट करने वाले कारक जैसे एज हो सकता है, यानी एज के अकॉर्डिंग होता है। अभी मैंने बताया था जैसे एज के अंदर न्यूबॉर्न के अंदर अलग है ना, चाइल्ड के अंदर अलग है,
चाइल्ड के अंदर अलग है, ओल्ड एज में अलग है, और अडल्ट में अलग है, अडल्ट के अंदर अलग है। तो ये क्या है, एज के अकॉर्डिंग पल्स क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है, अलग अलग पल्स होती है, तो एज का भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा अपन का पोजीशन है ना, पोजीशन के कारण, पोजीशन सिटिंग पोजीशन में अलग आती है, स्टैंडिंग पोजीशन में अलग आ सकती है, तो पोजीशन के कारण हो सकता है। उसके बाद में ड्रग्स के कारण, कुछ ड्रग्स ऐसी आती है, ड्रग्स जो क्या करती है, पल्स रेट को बढ़ा देती है ना। कुछ ड्रग्स ऐसी आती है जो पल्स रेट को बढ़ा देती है, कुछ ड्रग्स ऐसी जो पल्स रेट को कम कर देती है, तो कुछ ड्रग्स के कारण भी हो सकता है। और दूसरा हो सकता है एक्सरसाइज के कारण, एक्सरसाइज के कारण है ना, एक्सरसाइज के कारण भी क्या हो सकता है, एक्सरसाइज के कारण भी हार्ट रेट बढ़ सकती है, कम हो सकती है, एक्सरसाइज के कारण। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के कारण भी क्या हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, कम हो सकती है। जैसे अपन एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी क्या होती है, धड़कन बढ़ जाती है और हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, तो एक्सरसाइज के कारण अपनी हार्ट रेट बढ़ सकती है। और सेक्स यानी जेंडर के अकॉर्डिंग, जेंडर, जेंडर या सेक्स, मतलब मेल फीमेल में अलग अलग थोड़ी हार्ट रेट हो सकती है, फीमेल में अलग होती है हार्ट रेट थोड़ी सी, और मेल्स में थोड़ी अलग हो सकती है, तो ये सेक्स के अकॉर्डिंग भी हार्ट रेट चेंज हो सकती है। और एक्सरसाइज के कारण, पोजीशन के कारण, और इन्वायरमेंट के कारण, कैसे इन्वायरमेंट में रहते हो, हॉट एंड कोल्ड, कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हो, ठंडे इन्वायरमेंट रहते हो, उन इन्वायरमेंट के कारण भी अपन की चेंज हो सकती है, हॉट एंड कोल्ड है ना, इन्वायरमेंट, वातावरण, हॉट एंड कोल्ड या हीट एप्लीकेशन, हॉट एंड कोल्ड एरिया में रहने की वजह से भी आपकी हार्ट रेट में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये हो गए कॉमन फैक्टर, उसकी वजह से अपन में ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब पल्स लेते कहते हैं टेकिंग पल्स, टेकिंग पल्स, पल्स कैसे लेनी चाहिए, टेकिंग पल्स, पल्स लेने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, सबसे पहले पेशेंट को वही प्रोसीजर हमेशा करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हैंड वॉश करने हैं, हैंड वॉश करने से पहले, हैंड वॉश, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले सबसे पहले जो किया जाता है हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश से क्या है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन है वो नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले हैंड वॉश करना है, उसके बाद में एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, प्रोसीजर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को, एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि पल्स लेने जा रहे हैं। और उसके बाद में आपके पास में इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होने चाहिए, तो आपके पास में वॉच होनी चाहिए, आपके पास में वॉच होनी चाहिए जिसमें आप टाइम देख सकते हो। तो आप पेशेंट को पल्स लेने से पहले हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे, आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, उसके बाद में पेशेंट को बताएंगे कि मैं आपकी पल्स लेना चाहता हूँ, एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से कि पल्स लेना चाहता हूँ, जो भी पल्स लेनी है आपको, रेडियल पल्स लेनी है तो 2 फिंगर से, है ना, 2 फिंगर से आपको उस पल्स के ऊपर रखना है अच्छे से 1 मिनट तक, 1 मिनट तक आपको पेशेंट की पल्स, है ना, 1 मिनट तक आपको पेशेंट की पल्स फील करनी है, नहीं आधा मिनट या ऐसे नहीं करनी है, जिससे क्या रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अपन को पूरा 1 मिनट तक उसकी पल्स फील करनी है, अच्छे से फील करनी है, 2 अंगुलियों से फील करनी है। अगर रेडियल पल्स फील कर रहे हो तो ऐसे 2 अंगुलियाँ रख के और उस पर अच्छे से फील कर सकते हैं, इससे रीडिंग आ जाएगी। और उस रीडिंग आने के बाद में अपन क्या करेंगे, पेशेंट को बता देंगे, ठीक है, पेशेंट को बता देंगे, टाइम नोट कर देंगे, टाइम नोट कर देंगे, पेशेंट को बता देंगे कि कितनी बजे पल्स ली, कितनी आई, ये सब, जैसे 82 आई और इतनी बजे आई, तो वो टाइम वगैरह सब नोट कर देंगे, पेशेंट को भी बता देंगे नॉर्मल है या फिर बढ़ी हुई है। तो ये अपन चीज़ें ध्यान में रखेंगे, उसके बाद में रिकॉर्ड कर देंगे, फिर वापस आके हैंड वॉश कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है पल्स लेने के लिए, इतना टफ कोई भी प्रोसीजर है वो पल्स वाला एकदम ईजी है, पल्स का प्रोसीजर बहुत ईजी है। सबसे पहले हैंड वॉश करना है, उसके बाद में पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि पल्स लेने के लिए मैं जा रहा हूँ, पल्स ले रहा हूँ आपकी, और पल्स चेक करना है। दूसरे पे बाद में पल्स चेक करने से पहले टाइम देखेंगे और अच्छे से 1 मिनट तक पूरी पल्स लेंगे, आधा मिनट या 15 मिनट की पल्स नहीं लेंगे, उससे क्या रीडिंग गलत आ सकती है। तो पूरा 1 मिनट तक पल्स लेंगे, पल्स लेने के बाद में पेशेंट को वापस कंफर्टेबल कर देंगे, आराम से लेट जाओ, या पल्स लेते टाइम हमेशा ध्यान रखना है आराम से पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, सुपाइन पोजीशन में लेटा के आराम से, सीधा लेटा के आराम से पोजीशन में लेना है, ऐसे नहीं है खड़े खड़े लेना है, या फिर तो रीडिंग में कुछ गलत आ सकती है। इसलिए पेशेंट को आराम से सिटिंग या सिटिंग पोजीशन या फिर लेटी हुई पोजीशन जैसे सुपाइन पोजीशन में ले सकते हैं। पल्स लेने के बाद में पेशेंट को बताना है
और उसके बाद में अपने रिकॉर्ड में लिख सकते हैं और पल्स को पेशेंट को वापस कंफर्ट कराएंगे और अपने हैंड वॉश करेंगे और अपने नोट्स में रिकॉर्ड्स में लिख देंगे पल्स। ठीक है, अब हो गया ये पल्स। तो वापस मैं एक बार वापस बता देता हूँ। पल्स किसे कहते हैं? पल्स कहते हैं राइज एंड फॉल ऑफ द आर्टरी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नोन इज पल्स। पल्स जब अपना लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके कारण क्या होता है, आर्टरी के अंदर क्या होता है, फैलाव आ जाता है ना, एक्सपेंशन आ जाता है। और जब रिलैक्स होता है तो आर्टरी के अंदर रिकॉल होता है। तो इसको क्या कहते हैं अपन? पल्स कहते हैं। तो पल्स अल्टरनेटिव फॉल एंड राइज ऑफ द आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जब लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन होता है तो राइज एंड फॉल होने का क्या कहलाता है? पल्स कहलाता है। सिंपल सी भाषा है, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। जब हार्ट पंप करता है तो पंप करने के कारण क्या होता है, आर्टरी के अंदर फैलाव और संकुचन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। तो इसे हम आसानी से भाषा में पल्स कह सकते हैं। पल्स को क्या कर सकते हैं अपन? पल्स सबसे पहले अपन पल्स की साइड, अलग अलग 9 साइड बताई थी मैंने। टेम्पोरल साइड होती है, उसके बाद में मैंने बताया था कैरोटिड, ब्रेकियल, रेडियल, ये 9 मेन पल्स की साइड होती है ना। फिमोरल, पोप्लिटियल्स, डोर्सल पेडिस, है ना। तो ये 9 साइड्स होती है जिससे अपन पल्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अपन पल्स के करेक्टरिस्टिक्स पूछे थे, करेक्टर यानी विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती है पल्स की? पल्स के अंदर सबसे पहला होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन कितना है, जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है वो आर्टरी रक्त के अंदर ब्लड की मात्रा कितनी है वो चेक करते हैं। उसके बाद में वीक पल्स कब होती है? जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो वीक पल्स हो जाती है। बाउंडिंग पल्स कब हो जाती है? जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो बाउंडिंग पल्स हो जाती है। उसके बाद में रिदम देखते हैं 1 मिनट में, जो रिदम है वो परफेक्ट टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर टाइम ज़्यादा लेता है तो एबनॉर्मलिटी हो जाती है, और कम लेता है तो भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है। उसके बाद में रेट, तो 1 मिनट में कितनी बार पल्स पल्स हार्ट बीट करता है, पल्स होती है, तो वो नॉर्मल 60 से 100 तक 1 मिनट में होती है। और वो टेकिकार्डिया बोलते हैं, जब पल्स की रेट 100 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे टेकिकार्डिया कहते हैं। जब पल्स रेट 60 से कम हो जाती है तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो अगर न्यू बॉर्न्स के अंदर क्या होता है, पल्स 120 से 160 तक नॉर्मल होती है। इन्फेंट के अंदर क्या होता है, 110 से 120 तक नॉर्मल होती है। उसके बाद में चाइल्ड में 90 से लेके 100 तक नॉर्मल होती है। अडल्ट के अंदर 100 से 100 तक नॉर्मल होती है। ओल्ड एज में थोड़ी और कम हो जाती है, 60 से लेके 80 तक नॉर्मल होती है। पल्स को अफेक्ट करने वाले कारक, यानी पल्स को अफेक्ट कौन कौन से कारक है जो अफेक्ट कर सकते हैं? तो एज के अकॉर्डिंग पल्स चेंज होती रहती है। जैसे न्यू बॉर्न में ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो कम होती जाती है। फीमेल में और मेल में दोनों में डिफरेंस आ सकता है। एक्सरसाइज के कारण पल्स बढ़ जाती है। और कोल्ड अगर इन्वायरमेंट के कारण, जैसे कैसे इन्वायरमेंट में रहता है तो उसके कारण हो सकती है। पोजीशन के कारण हो सकता है, ड्रग्स के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है ना। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के कारण पल्स तेज हो जाती है। बीमारी के कारण हो सकती है, कैंसर सेल के बनने के कारण पल्स तेज हो जाती है। तो ये कुछ रीजन है जिनके कारण पल्स अफेक्ट हो सकती है। पल्स लेने का सिंपल सा मेथड है। पल्स लेने से पहले क्या करने चाहिए, हैंड वॉश करनी चाहिए। उसके बाद में प्रोसीजर एक्सप्लेन करने चाहिए पल्स लेने के लिए। फिर पल्स वॉच वगैरह सब आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। पल्स लेने के 2 फिंगर से अपन पल्स चेक करते हैं, और 2 फिंगर से पल्स चेक करके 1 मिनट तक चेक करना है, और परफेक्ट पूरा टाइम 1 मिनट लेना है। और उसके बाद में अपन रिकॉर्डिंग करके चेक कर सकते हैं कि भाई इतनी पल्स आ गई, और जो भी है कम ज़्यादा आप वो रिकॉर्ड करके नर्सिंग नोट्स में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।